है तो यहाँ फिर हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, मान लो dq लिया एलिमेंट, तो इस dq से सर्टेन सेपरेशन पे है ये, dq से सेपरेशन है ये, और ये रेडियस r है, कैपिटल R, और ये वाला x है, तो ये वाला कितना हो गया भाई, तो √r² प्लस x² हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे कि इस dq का जो पोटेंशियल dv होगा वो dv निकालेंगे, हर एलिमेंट dq के करस्पॉन्डिंग dq यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, यहाँ भी लेंगे, बहुत सारे dq लेते रहेंगे, हर dq के करस्पॉन्डिंग dv आएगा, उनको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे क्योंकि ये है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है इसलिए यही होता है। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर डिस्क्रीट होता तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल फर्स्ट वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस सेकंड वाले के चलते होगा, फिर थर्ड के लिए ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ड्यू टू फिफ्थ चार्ज एंड सो ऑन, ऐसा होता था डिस्क्रीट सिस्टम हो तो। बट कॉन्टिन्यूअस होगा तो चार्ज एलिमेंट का जो इंडिविजुअल डीवी होगा वो निकालेंगे, और डीवी कितना होगा तो ये भी तुम्हें रिजल्ट मालूम है कि कोई भी क्यू चार्ज हो इससे आर सेपरेशन पे अगर पी पॉइंट है तो पोटेंशियल जो बनता है वो होता है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 आर, क्यू अपॉन 4πε0 आर, ये होता था। इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अभी ये dq चार्ज से ये r सेपरेशन पे है तो हम dq अपॉन 4πε0 r ऐसा लिखेंगे, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट किया जाए भाई इसको, तो इंटीग्रेट करने में देखो कि कौन कौन सा एलिमेंट के वेरिएशन करने से चेंज होगा, कौन कौन सा एलिमेंट के वेरिएशन करने से पैरामीटर चेंज होंगे, वो वेरिएबल होगा, जो चेंज नहीं हो वो कांस्टेंट होगा। तो भाई 4πε0 तो कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर एलिमेंट ये लिया जाए तो इसके लिए ये आर होगा, इसके लिए ये आर होगा, इसके लिए ये आर होगा। अब बताओ इसके लिए जो आर होगा वो इस आर से लार्जर होगा या स्मॉलर होगा? ये वाला जो आर डैश अगर है तो आर डैश लार्जर है आर से या स्मॉलर है आर से? सर लार्जर है। कौन बोल रहा है? नाम? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा ना, लार्जर कैसे बोल रहे हो? सर रिंग है ना। हाँ रिंग है, और रिंग के एक्सिस पर का ये पॉइंट है तो लार्ज कैसे हो जाएगा भुवनेश? ये वाला स्मॉल हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस इस डीक्यू से सेपरेशन स्मॉलर होगा कि नहीं, कि लार्जर होगा? नहीं होगा सर, सेम रहेगा। सेम रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबका आर सेम है, बाहर निकालो dq 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 dq, इसका dq, इसका dq, इसका dq, इसका dq, सारे dq dq ऐड होने हैं, इसलिए ये फाइनली क्या आ जाएगा तो 1/4πε0 r, और dq dq ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग हो जाएगा, क्योंकि इस रिंग पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज ऑन द रिंग पता लगेगा, तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग हो जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें ऑब्टेन हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये आया आंसर। तो देखो भाई, एक तुम चाहो तो नोट का पॉइंट लिख सकते हो, when all elementary charge, all elementary charge मान लो dq 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 are at same separation, are at same separation, मान लो say r, then potential V will be equal to total charge divided by 4πε0, और ये कॉमन सेपरेशन।
जब सिस्टम के सारे एलिमेंट सेम ही सेपरेशन पे हों तो सिंपली है टोटल चार्ज, क्योंकि सबका जब सेपरेशन सेम होगा, जब सारे डीक्यू सेम ही सेपरेशन पे होंगे तो वो बाहर निकल जाएगा और डीक्यू डीक्यू इंटीग्रेट होगा तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होगा पोटेंशियल। जब भी ऐसा कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज मिले तो हम लोग ये कंक्लूजन माइंड में रह सकता है कि पोटेंशियल तो भाई सिर्फ आर पे डिपेंडेंट होता है और चार्ज के साइन पे डिपेंडेंट होता है। तो चार्ज का जो भी साइन है डीक्यू डीक्यू सारे ऐड होने हैं, सारे सेम ही सेपरेशन पे थे, इसलिए सारे सेम सेपरेशन का कॉमन जो सेपरेशन है वो यूज होगा और टोटल चार्ज न्यूमरेटर में। चलो अब नेक्स्ट वाला समझेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वाला देखा जाए कि हेमीस्फेयर था, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो हेमीस्फेयर, सिग्मा गिवन है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे ही चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, ये हेमीस्फेयर है और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। इसका कितना आंसर आया भाई? सर सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस चलो देखते हैं, शायद ठीक हो जाए, देख लिया जाए। रिया तुम्हारा कितना आया इसमें? सही यही आया है। चलो तो देखो भाई, सेंटर पे निकालना था, पी पॉइंट पे निकालना था पोटेंशियल, इसके भी जितने एलिमेंट लिए जाएंगे सबके आर सेपरेशन होंगे। जो यहाँ वाला एलिमेंट लोगे इसके भी कैपिटल आर सेपरेशन है, यहाँ वाला एलिमेंट इसके भी कैपिटल आर सेपरेशन है, यहाँ वाला एलिमेंट इसके भी कैपिटल आर सेपरेशन है। भाई जिसका फर्स्ट क्लास छूटा होगा उसको परेशानी हो सकती है। पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू से आर सेपरेशन पे जो पोटेंशियल होता है, क्यू चार्ज से आर सेपरेशन पे जो पोटेंशियल होता है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे वो अभी के लिए तो ये समझो कि याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर सेपरेशन पे क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये कैसे होता है ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया था, इसलिए जिनका मिस हुआ हो वो इसको फॉर्मूला की तरह याद रखें। कोई भी चार्ज आर सेपरेशन इतना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी, पी पॉइंट तक लाने का वर्क डन यूनिट चार्ज। इस पे हम लोग आ जाएं तो क्वेश्चन जो था इसके अकॉर्डिंगली बात करें यहाँ पे, तो यहाँ का डीक्यू चार्ज आर सेपरेशन, 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 ये वाला डीक्यू चार्ज आर ही सेपरेशन, क्योंकि ये तो भाई सरफेस पे है और सरफेस का हर पॉइंट इस सेंटर से आर आर डिस्टेंस पे ही है। जब सबका जब सेम है तो यही वाला फॉर्मूला समझो कि अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो टोटल चार्ज क्यू टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखेंगे। आर इज द कॉमन सेपरेशन क्योंकि सबका सेपरेशन आर ही है। और टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज क्योंकि हेमीस्फेयर है, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो सिग्मा इनटू टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हेमीस्फेयर के लिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। पूरा अगर ये स्फेयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, तो ये इसका सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा भाई, तो एक आर स्क्वायर एक आर से कैंसिल हो जाएगा और पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर था, जिसका भी आया था सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। बस यही काम तो होने हैं, सारे जब सेमी सेपरेशन पे थे तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रिंग का देखा था, रिंग के सेंटर पे देखा था, अभी हम लोग रिंग के एक्सिस पे देखें, और जो रिंग के एक्सिस पे देखे हैं इसी में ये जो एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे देखे तुमने, अब ये एक्स डिस्टेंस, ये जो एक्स डिस्टेंस पे देखा तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग चाहे तो रख सकते हैं, यहाँ रख देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ था आर नहीं दिया हुआ था, यहाँ लिखना चाहिए था हमें क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल r का वैल्यू रख देना चाहिए कितना भाई, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रख देना चाहिए था। ये मिल जाएगा रिंग के एक्सिस पे। और सुनो, अगर एक्सिस पे ये एक्सिस सेपरेशन पे ये है पोटेंशियल, एक्स का वैल्यू धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और सीधा एक्स का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ एक्स का वैल्यू अगर 0 रख दे तो सेंटर पर का भी मिल जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर, और ये r रह जाएगा, मींस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, जो कि यहाँ देखो सेंटर पे लास्ट क्लास में हुआ था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, रिंग के सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे हमें रिंग के सेंटर पे ही निकालना था। अगर एक्स सेपरेशन पे निकालते तो हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन आता, लेकिन एक्स का वैल्यू हम लोग धीरे धीरे कम करते गए, सेंटर पे पहुंच गए, मींस एक्स का वैल्यू 0 कर दें तो हमारा वही आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो कि यहाँ आता था। ठीक है, और जब x का वैल्यू वेरी वेरी लार्ज कर दें, x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दें, तो उस कंडीशन में ये वेरी लार्ज हो जाएगा, डिनोमिनेटर वेरी लार्ज हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मींस पोटेंशियल एट वेरी लार्ज डिस्टेंस विल बिकम 0। होना भी चाहिए, इंफिनिटी पे जाकर तो 0 नहीं होता है, इंफिनिटी पे 0 हो जाता है। r अगर x अगर इंफिनिटी हो जाए तो ये हमारा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा पोटेंशियल, और होना भी चाहिए। कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता दे। नो सर। तनिष्का, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये बात समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ लिख के मैं रखा भी हूं, ये करवा देने हैं आज। तो ये क्वेश्चन देखो और जरा इसको सॉल्व करो। ग्राफ दिखाने हैं, ग्राफ दिखाने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो जल्दी से निकालो। Draw graph showing the variation of electric potential V and E with distance R from a point charge. तो point charge Q से R सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है भाई? तो तुम्हें पता है Q अपॉन कितना होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। और अभी देखा कि पोटेंशियल क्या होता है भाई? तो वो होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में रिलेशन भी पढ़ना है। तो इन दोनों में रिलेशन पता नहीं, देखो आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में जरूर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंटेंसिटी पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकाले, पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, इन दोनों में रिलेशन। और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, तो वो देखने हैं, वो आगे का टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का। अभी इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करने हैं भाई। ये आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं और एक तरफ से पोटेंशियल दिखाएंगे एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। कैपिटल आर है जब ये सरफेस पे हो, कैपिटल आर मतलब अगर ये स्फेरिकल हो तो ऐसे। तो अभी स्फेरिकल नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में देखा जाए शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज क्यू, तो पॉइंट चार्ज समझो, फिर इसको ये मत समझो। स्फेरिकल होता तो हम लोग ऐसे समझते, तो आर डालने की जरूरत नहीं है, समझो कि पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज है तो आर अगर वेरी वेरी स्मॉल हो, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के पास आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी लार्ज, क्योंकि हमारा आर का वैल्यू वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लार्ज। जैसे जैसे आर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और जब आर वेरी वेरी लार्ज टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये हमने मान लो दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू, ये स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हमने दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेम ग्राफ पे तुम्हें पोटेंशियल दिखाने हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दिखाने हैं, वो कैसे होगा यही आपको समझने हैं।
बताओ भाई वो कैसे होगा। एक चीज जरूर तुम्हें नोट करना चाहिए, थोड़ा भी अगर मैथ्स समझते हैं तो आर का वैल्यू अगर 1 हो तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। आर का वैल्यू 1 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q/4πε0 और पोटेंशियल भी Q/4πε0। इसलिए जब आर का वैल्यू 1 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम होंगे। और वो कितना होगा तो Q/4πε0, क्योंकि 1 लिखो या 1² लिखो बात एक ही है, दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं रेड पेन से दिखाना चाहता हूं पोटेंशियल का ग्राफ। अब बताओ कैसा होगा ये ग्राफ, अगर समझ सकते हो तो ड्रॉ कर सकते हो। देखो 1 है रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे 1 ही वो पॉइंट है जब दोनों सेम वैल्यू होगा, मीन्स यहीं से पास करेगा पोटेंशियल वाला भी और यहाँ से पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। करो, लेकिन अब बात करो तुम 1 से कम के लिए। मान लो आर का वैल्यू हाफ ले लो, आर का वैल्यू हाफ ले लो और देखो, तो अगर आर का वैल्यू हाफ लोगे तो यहाँ हाफ रखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 यहाँ रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2Q/4πε0 हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू हाफ रखे तो पोटेंशियल इसका जस्ट डबल हो जाएगा। पहले Q/4πε0 था, तो अभी जब आर हाफ रखेंगे तो 2Q/4πε0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हाफ रखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ये तो पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यहाँ हाफ रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ का स्क्वायर होने से 1/4 और 4 ऊपर जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का 4 टाइम्स हो जाएगा और पोटेंशियल हमारा कम रहेगा, मीन्स पोटेंशियल का वैल्यू कम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा रहेगा 1 से लेस के लिए। तो 1 से लेस के लिए अगर ऐसा बस हमने देखा है कि किसको ऊपर रखें, इसके लिए मतलब किसका वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। अगर आर का वैल्यू हमने हाफ रख कर देखा तो ये जहां 2 टाइम्स होगा तो ये वाला और ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग का ग्राफ अब कैसा हो जाएगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होना है और पोटेंशियल का कम होना है। तो हाफ पे, ये इस 1 पे नहीं, 1 के लिए नहीं है, ये हाफ के लिए है। तो ये हम लोग ग्राफ दिखाएंगे तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर रेड से दिखाना है तो ये ऐसे दिखाना पड़ेगा कि मान लो 1 से थोड़ा कम के लिए रखा, जब हम लोगों ने हाफ रखा, जब हाफ रखा तो कौन कम वैल्यू का है, पोटेंशियल कम वैल्यू का, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्लॉट कर रखा है तो पोटेंशियल को तो कम पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हाफ रखा हम लोगों ने तो देखा कि ये तो 2 टाइम्स ही होता है, पहले वाला जो वैल्यू था 1 पे उससे तो डबल ही होता है, लेकिन ये वाला तो 4 टाइम्स हो जाता है, इसलिए ज्यादा होगा। और अगर हम लोग एक बार आर का वैल्यू 2 रखकर देख लिया जाए, तो 2 रखेंगे तो पोटेंशियल यहाँ 2 यानी Q/4πε0 और डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ डिवाइडेड बाई 4 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू 2 रखें तो 2 रखेंगे और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 4 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये वाला स्मॉलर हो जाएगा, मीन्स R = 2 के लिए हमारा E विल बी लेस देन V, और R हाफ के लिए E इज ग्रेटर देन V, और R = 1 के लिए है E = V। इसलिए इसका ग्राफ देख लो, R 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए मीन्स R ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, और R लेस देन 1 के लिए ये है। तो R ग्रेटर देन 1 के लिए देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल R = 2 के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो पोटेंशियल ज्यादा होना है, तो इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा। और इनफाइनाइट पे जाके तो सबको टेंडिंग टू 0 ही होना है, सबको इनफाइनाइट पे जाके टेंडिंग टू 0 होना है, इसलिए पोटेंशियल का ग्राफ ये कुछ इस तरह का बनेगा। मीन्स अगर एक ही ग्राफ पे अगर हमें, और ये तो मैंने कंपेयर कर करके दिखाया, अगर ऐसे ही दिखाना हो तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे दिखाएंगे,
पोटेंशियल का ऐसे दिखाएंगे, जहां कट कर जाए वह है R इक्वल टू 1 और वैल्यू कितना Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ब्लू वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, और रेड वाला हो गया तुम्हारा पोटेंशियल, ये वाला हो गया पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये बन गया ग्राफ। समझ गए? स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्लॉट कर लो। हमने कुछ नहीं किया भाई, कंक्लूजन यहां से निकल रहा है। देखो R लेस देन 1 के लिए दिखाओगे, R ग्रेटर देन 1 के लिए दिखाओगे, और R इक्वल टू 1 के लिए दिखाओगे। इक्वल टू 1 में तो दोनों सेम वैल्यू के होंगे, इसलिए वहां इंटरसेक्ट। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तुम्हें इसका मैं प्लॉट बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से जो है वो मैं दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी का दिखा देता हूँ, ये समझ गए, प्लॉट कर लेना। देखो एनसीईआरटी का एसएल अरोरा में दिया हुआ है इसका ग्राफ, ये देखो, ये है ग्राफ। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड विद R फॉर ए पॉइंट चार्ज। यहाँ पे देखो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला पोटेंशियल है। अब यहाँ पे तुम्हें उतना नहीं पता चलेगा, यहाँ पे देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और उतनी ही वैल्यू पे ये वाला पोटेंशियल है। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल है, और इधर ऊपर वाला पोटेंशियल होगा और नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्कूल वाले खूब पूछते हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। बोलो भाई। Yes, एक sir. तो हम लोगों ने क्लू पॉइंट समझा कि 1 पे हम लोगों का कोइंसाइड होने हैं, इंटरसेक्ट होने हैं दोनों। अब 1 से कम वाला वैल्यू रख के देख लिया, 1 से ज्यादा वाला वैल्यू रख के देख लिया, उसके बाद फ्री हैंड से मिला देना है। दोनों को टेंडिंग टू जीरो करना ही है, दोनों तो को टेंडिंग टू जीरो करने हैं, R वेरी वेरी लार्ज के लिए और R टेंडिंग टू जीरो के लिए, दोनों को वेरी वेरी लार्ज करने हैं। लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा लार्ज होगा तो वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया। जितना R कम करोगे, R अगर तुम मान लो 1/100 रखते हो तो ये तो 100 टाइम्स होगा, लेकिन ये वाला 1/100 रखने से स्क्वायर होकर के 10,000 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ गया, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर्बिट्ररी पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब समझो, हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल पे लास्ट क्लास में देखा था। मान लो ये है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इसका ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल देखा था, और इक्वेटोरियल पे तो जीरो आता था, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। याद होगा, एक्सियल पे आता था, इक्वेटोरियल पे तो जीरो होता था। क्यों भाई? इक्वेटोरियल पे इसलिए जीरो होता था कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो इसका हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पोटेंशियल इसका हो जाएगा माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो कैंसिल होकर के हो गया जीरो। क्योंकि जब भी इक्वेटोरियल पे निकाले थे, याद होगा, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव वाले का पोटेंशियल, और पॉजिटिव वाले का होता था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वाला R, और निगेटिव वाले का भी उतना ही सेपरेशन है, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही R, और मिल करके हो जाता था जीरो। बोले इसमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। अब हमें एक्सियल पे निकालना था, तो एक्सियल के लिए निकाला था भाई, ये वाला L तो x डिस्टेंस पे निकाला था, मिला था। और एक्सियल पे कितना मिला था वो भी तुम्हें पता है, एक्सियल पे कितना मिला था ये बता दो जरा, अगर जानते हो तो बता दो। ये था V इक्वेटोरियल, अच्छा हमें V निकालना है तो V एक्सियल, तो V एक्सियल पे मिलता था, याद होगा
डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, ये लास्ट क्लास वाला याद है, एक्सियल वाला, ऊपर तो डाइपोल मोमेंट आता ही था, नीचे आरक्यू आता था। एक्सियल वाला चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें क्या था, कैसे एक्स स्क्वायर आता था पोटेंशियल में। हाँ एक्स स्क्वायर आता था, ये देखो एक्सियल वाले का मैं दिखा रहा हूँ। एक्सियल पॉइंट पे निकाला था तो ये एक x माइनस एल सेपरेशन, दूसरा x प्लस एल सेपरेशन था। पोटेंशियल जो होगा v प्लस v माइनस दोनों का, एक का ये लिखा, दूसरे का ये लिखा था, आपने भी लिखा है अपने कॉपी में। तो vp q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला करके कैलकुलेट किया डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये था ना, लिखा था ना, सबने अपने कॉपी में लिखा हुआ है इसको? यस सर। यस सर, लिखा बोलो, हुआ लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ना, तो इसमें एक और ऐड कर देना, सेंटेंस एक और उसमें ऐड कर देना। क्या भाई? एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। तो उस कंडीशन में बताओ पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली, इसलिए ऐसा हो जाएगा। मीन्स पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर। ये जरा दिखा देना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है, क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर हो जाए? तो ऐसा डाइपोल सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर हो जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन हो जाए? तो ऐसा पॉइंट चार्ज सिस्टम है जिसके चलते पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन हो जाए, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बट डाइपोल के लिए देख रहे हो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर सेपरेशन स्क्वायर, ध्यान रखना। और क्वेश्चन पूछ जाता है 1 मार्क्स में, फॉर विच सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब r क्यूब? किसके लिए, किसके लिए होता है भाई आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये होता है डाइपोल के लिए, 2p अपॉन आर क्यूब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे एक्सियल पे 2p अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे p अपॉन आर क्यूब। याद है कि भूल गए? याद है रोशन? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का होता था एक्सियल पॉइंट पे 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर क्यूब, जब हमारा आर वेरी वेरी लार्ज हो, और एक्सियल पे ये होता था और इक्वेटोरियल पे ये होता था p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब माइनस p अपॉन 4 पाई r t होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो हम लोग रिलेशन लिखते थे कि एक्सियल पे होगा -2 टाइम्स फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, एक्सियल पे फील्ड जो होता था वो -2 टाइम्स फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। ये रिलेशन याद है ना? इसमें भी आया था ये रिलेशन, बोलो ये याद है? फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस एक्सियल पर का जो फील्ड होता है वो उतने ही सेपरेशन पे जो इक्वेटोरियल पे फील्ड होगा उससे डबल वैल्यू का होगा और अपोजिट में होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पे ये वाला होता है, एक्सियल पे ये वाला होता है। तो आपको ये छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने हैं, इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। नहीं याद रखोगे? रोशन याद रखेगा? यस सर, याद रखूँ। चलो तो ठीक है, याद रखिएगा तो अच्छी बात है। आ जाते हैं वापस, आर्बिट्ररी पे निकालना था तो एक्सियल पे हम लोगों ने देख लिया कि ये आया था P अपॉन पोटेंशियल जो होता है वो एक्सियल पे जो आया था, देखो पोटेंशियल जो आया था एक्सियल पे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर आया था एक्सियल पे। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा r डिस्टेंस पे देखना है तो r स्क्वायर होगा, x डिस्टेंस देखना है तो x स्क्वायर होगा। लेकिन इक्वेटोरियल पे 0 होता है। पोटेंशियल का मामला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला अलग होता है। कंफ्यूज मत होना भाई, सब अलग अलग हैं, तुम्हें अलग अलग रिजल्ट याद रखने हैं। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं जब हम लोग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो -2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वेटोरियल पे निकालते हैं तो वो आता है ये -2p नहीं, ये एक्सियल पे +2p, और यहाँ पे है -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर क्यू, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो देख लिया तुमने, यहाँ आर क्यू है, यहाँ आर स्क्वायर है, और पॉइंट चार्ज के लिए एक एक पावर कम हो जाते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है, एक पावर कम हो जाता है, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाता है, इसमें भी एक पावर कम हो जाता है। चलो यहाँ तक तो रिवाइज हो गए, रिवीजन। पॉइंट चार्ज वाला भी लिख दूं, इधर साइड में लिख देता हूं, फॉर पॉइंट चार्ज एक ही जगह लिख देते हैं ताकि कंपेयर कर लो। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए ये कहानी है पॉइंट चार्ज की। और ये डाइपोल, ये दोनों बात हो रहा है किसके लिए, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, जो क्वेश्चन था अब उस पे आ जाए वापस। तो क्वेश्चन था कि आर्बिट्ररी पॉइंट पे क्या होगा। आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब कहीं भी रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया। तो आर्बिट्ररी पॉइंट ऐसे दिखाते हैं, डाइपोल से आर सेपरेशन, इसके लाइन से थीटा एंगल पे। अब थीटा का वैल्यू अगर 90 हुआ तो समझेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे चले जाएंगे, थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो एक्सियल लाइन पे चले जाएंगे, और थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मान लो पॉइंट P है एट सेपरेशन R, यहीं पे निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, ये निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, तो ये इसको निकालने के लिए भाई थोड़ा सा तुम्हें काम करने पड़ेंगे। ट्राई करके सोच लो भाई कैसे निकाले वहां का पोटेंशियल। तो इसके लिए सबसे आसान और चालाकी वाला काम ये है कि इस डाइपोल मोमेंट को, जो कि ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो दिख रहा है ये ब्लू कलर का, इसको हम लोग क्या करें, दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इसको दो पार्ट में मैं रिजॉल्व कर दे रहा हूं। एक है ओपी के अलोंग, ये पी पॉइंट है, ये ओ है, तो इस डाइपोल का जो थीटा एंगल पे है इसका कंपोनेंट एक इसको रिजॉल्व कर देते हैं इस डायरेक्शन में, जो कि होगा पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट है इधर, ये है पी साइन थीटा। आप सोचेंगे ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझ लो भाई। इस डाइपोल मोमेंट को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। एक पार्ट है पी कॉस थीटा कंपोनेंट, जो कि अलोंग ओपी, यानी डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे कंसीडर करना है ओपी के अलोंग कंपोनेंट, एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसी वेक्टर का इफेक्ट देखना चाहते हो तो इस वेक्टर के बदले में इसको छोड़ करके इसके दो कंपोनेंट का इफेक्ट देख लो और क्लब कर दो। ये भी नहीं समझ में आया रोशन को कि ये क्या कह रहे हैं सर। मैंने बोला है कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी वेक्टर का इफेक्ट देखना हो कहीं, तो उस वेक्टर का इफेक्ट डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा कि क्या इफेक्ट होगा, तो उसके दो कंपोनेंट का इंडिविजुअल इफेक्ट देख लो और उन दोनों को क्लब कर दो, यानी कंबाइन कर दो। चलो इस पॉइंट को मैं हजम कराने के लिए एग्जांपल लेता हूं मैकेनिक्स का।
एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे वेट का फोर्स लग रहा है mg, दिस इज फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन, और उसमें वेट फोर्स लग रहा है भाई mg। आपको अगर मैं ये पूछूं कि इस mg का क्या इफेक्ट होगा इस ब्लॉक पे, इस mg फोर्स का क्या इफेक्ट होगा इस ब्लॉक पे, क्या कराना चाह रहा है ये फोर्स ब्लॉक पे लग करके, क्या कराना चाह रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? इस वेक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस ब्लॉक पे? तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि इस वेक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट का इंडिविजुअल इफेक्ट समझ में आ रहा है। क्या भाई? तो इस mg का इंडिविजुअल कंपोनेंट इधर है mg sin थीटा, इधर कंपोनेंट है mg cos थीटा। mg sin थीटा कंपोनेंट का काम होगा इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेट कराना चाहेगा ये। और ये क्या करेगा भाई? खाली यही अगर होता तो क्या होता? तो ये इस ब्लॉक को प्रेस करेगा अगेंस्ट द इंक्लाइन, और इससे ये नॉर्मल डेवलप होगा इसका। अगर प्रेस ही ना करो, कोई फ्लोर पे खड़ा हो और ये प्रेस ना करे इसको, तो ये ग्राउंड भी नहीं इसको। मान लो ये रोप पकड़ के और ऐसे ही सस्पेंडेड हो, तो फिर ये थोड़ी नॉर्मल डेवलप करेगा फ्लोर, जितना फोर्स लगाओगे उतना नॉर्मल डेवलप होगा। तो वैसे ही ये ब्लॉक इस इंक्लाइन को प्रेस कर रहा है mg cos थीटा से, इसलिए नॉर्मल यहाँ डेवलप हो रहा है। मींस इस mg का दो कंपोनेंट है, और mg का डायरेक्ट हमें अगर नहीं दिख रहा इफेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके दो कंपोनेंट का इफेक्ट देखेंगे। एक कंपोनेंट जो mg cos थीटा है, दिस ट्राइज टू डेवलप कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइन, ये ब्लॉक का इंक्लाइन के साथ कांटेक्ट डेवलप करने में लगा। जितना ज्यादा फोर्स ये लगेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट बनेगा, उतना ही ज्यादा नॉर्मल डेवलप होगा। दूसरा कंपोनेंट है, इसको एक्सेलरेट कराना चाहता है डाउन द इंक्लाइन। इट मींस mg का जो इफेक्ट हुआ कंबाइंडली वो ये है कि इंक्लाइन से कांटेक्ट मेंटेन करते हुए डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेट हो, डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेट हो, बट ये कांटेक्ट मेंटेन करता रहे इंक्लाइन के साथ। mg का इफेक्ट उसके दो इंडिविजुअल कंपोनेंट का इफेक्ट का सम है। तो वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब कोई वेलोसिटी ऐसे है, अब तुम कोई पूछ दे अच्छा ये वाल की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है भाई, हमें नहीं समझ में आया कि वाल की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक इधर का मान लो कंपोनेंट है हमारा कुछ, मान लो 6 है, इधर का कंपोनेंट मान लो ये 8 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा ना भाई 10 मिल जाएगा। तो इसका जो इधर का कंपोनेंट है ये इसी स्पीड से वाल की तरफ जा रहा है, इस स्पीड से वाल की तरफ नहीं जा रहा, इस 8 मीटर पर सेकंड से कभी वाल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो कोई बोले कि ये 10 मीटर से पर सेकंड से ऐसे जा रहा हो, तो वाल की तरफ कितने स्पीड से जा रहा है, तो भाई इसके लिए कंपोनेंट देखोगे, दोनों कंपोनेंट का इफेक्ट देख लेंगे। इसका इफेक्ट है कि ये कोई अप्रोचिंग नहीं करा रहा, इसका है कि ये अप्रोच करा रहा, इसलिए कंबाइंडली क्या होगा? तो यही वाला इफेक्ट हो जाएगा अप्रोच करने के लिए टूवर्ड्स वॉल। सो कंपोनेंट निकालो, किसी वेक्टर का इफेक्ट देखना चाहते हो तो इसके दो कंपोनेंट का इफेक्ट देख लो और उसको क्लब करके कंबाइनली समझ लो। तो इस लॉजिक के साथ मैं चलूंगा और यहाँ पे देखेंगे कि एक डाइपोल मोमेंट है, इसका हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन एक्सियल पे पता है और इक्वेटोरियल पे भी पता है। इक्वेटोरियल पे 0 होता है और एक्सियल पे हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय 4πr² होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमने क्या किया, ये सब तो बस याद दिलाया है, ये सब तो याद दिलाया है। ये वाला जो दिखा रहा हूं ये मेन है। देखो इसको हमने दो पार्ट में, एक p cos थीटा along OP और p sin थीटा, p sin थीटा और p cos थीटा। अब जरा देखो इसी डाइपोल पे थोड़ा फोकस करो, अब इसी डाइपोल पे फोकस करो तो देखो कि p sin थीटा वाले के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसका जो दो कंपोनेंट हुए, ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये सिर्फ p sin थीटा हो तो इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, बाकी सब भूल जाओ, खाली p sin थीटा देखो तो p sin थीटा का ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसलिए पोटेंशियल जो होगा p पॉइंट पे वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू p cos थीटा कंपोनेंट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट। और p cos थीटा कंपोनेंट के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, p cos थीटा वाले के लिए एक्सियल पॉइंट है, p sin थीटा वाले के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो p cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, तो इसके इस वाले कंपोनेंट के लिए एक्सिस पे है, और एक्सिस पे का क्या रिजल्ट है भाई? तो सीधा है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, सीधा है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इनटू, देखो भाई
इसके एक्सिस पर का क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 4πr²। इसलिए इसके लिए जो p cos थीटा कंपोनेंट है इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है, और इस p cos थीटा के लिए लिखेंगे सीधा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू p cos थीटा अपॉन 4πε0, और क्या होता था r², डाइपोल मोमेंट का वैल्यू और 4πε0 r², तो 4πε0 r² रख दिया। इस वाला यही अगर डाइपोल होता तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू p cos थीटा अपॉन 4πε0 r², और दूसरे वाले के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है इसलिए यह है 0। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया भाई, तो ये यही आया कि जितने थीटा पे जाओगे p cos थीटा और डिवाइडेड बाय 4πε0 r² इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी छोड़ देते हैं, इसको पोटेंशियल एट पॉइंट बी बोल देते हैं, क्योंकि पी cos थीटा में भी पी यूज कर रहे हो और ये आर्बिट्ररी पॉइंट को भी इसलिए बी पॉइंट लिख देता हूँ। बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल हमने निकाल लिया। फिर से बताऊं, इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और उसको क्लब करना। तो पोटेंशियल समझो कि दो डाइपोल रख दिया गया, एक p sin थीटा और एक p cos थीटा, दोनों रख दिया गया और हमें निकालना है। तो भाई निकालेंगे, एक बार p cos थीटा वाला डाइपोल के चलते, एक बार p sin थीटा वाला। तो p cos थीटा जो डाइपोल है, p sin थीटा डाइपोल है, उसके लिए तो इक्वेटोरियल पॉइंट है भाई, तो वो 0 हो गया। और p cos थीटा वाला के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, p cos थीटा वाले के लिए एक्सियल पॉइंट है भाई, तो एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल वाला फॉर्मूला यूज किया और निकाल लिया। बोलो भाई रोशन, यस सर, क्लियर है सर। समझ में आया? हाँ सर। आदित्य क्लियर है? बता दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। अतुल, अतुल को तो नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे क्लास मिसिंग है, तुमने फोन भी नहीं किया अतुल। अतुल आज 6 बजे के पहले फोन आना चाहिए। सर 6 बजे शायद क्लास में होगा। हाँ तो 9 बजे के पहले आना चाहिए, उस दिन भी फोन नहीं किया था, ठीक है? हाँ 9 बजे के पहले कॉल कर देना। भुवनेश क्लियर है? चिराग क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ऐसना, रिया, Yes, तान्या, तरुण तुम बताओ। yes sir, clear है। ये सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ निकालना चाहोगे ना बी पॉइंट पे, तो इसके दो कंपोनेंट ले करके, एक के लिए एक्सियल पॉइंट हो जाए, एक के लिए इक्वेटोरियल, दोनों को क्लब करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं, बट वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस में है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे थोड़ा अब ध्यान देंगे। नाम से क्लियर हो रहा है। अब तक हम लोगों ने पोटेंशियल देखा है, देखो भाई चैप्टर 2 में पोटेंशियल पढ़ना था जो अभी तक हम लोगों ने देखा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे, फिर रिलेशन देखोगे बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे जो पोटेंशियल से रिलेटेड होगा। उसके बाद कैपेसिटेंस पे चलेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस पे चलेंगे। अतुल बहुत जरूरी है कि आप फोन करके और मेरे से थोड़ा गाइडेंस ले लें कैसे कर पाएंगे जितने क्लास छूटे हों, ये जरूरी है। चलो भाई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलते हैं भाई। चैप्टर 2 के 2 पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट अभी डील कर रहे हैं पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस ऐसा सरफेस जिसपे इक्वल पोटेंशियल होता हो, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। इसका मीनिंग समझो ये है, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, थोड़ा हिंदी लिख देता हूँ अच्छा लगेगा। इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस कैसे समझेंगे, इसका कुछ शेप होगा तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। तो अगर आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऐसे थोड़ी लिख दोगे एग्जाम में, तो एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा अच्छा देखने में लगे तो लिखोगे लोकस।
लोकस मीन्स, लोकस का मतलब क्या होता है समझते हो ना भाई? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंडीशन कि भाई एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहना है तो वो सर्कल बन जाएगा, एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहकर सर्कल बन जाएगा। तो वैसे ही लोकस इलिप्स बनता है और बहुत सारे कंडीशन, जैसे ऐसा कंडीशन वैसे वैसे लोकस बनेंगे, कोई बात नहीं है। तो लोकस और कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये तो मैंने ऐसे ही डिफाइन करने के लिए लिख दिया ये कि लोकस का मीनिंग क्या हुआ, अदरवाइज लोकस का मीनिंग नहीं बताते रहना है। चलो इसको फिर से मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ। लोकस ऑफ यानी कि कलेक्शन ऑफ all the points having same value of electric potential, लिख सकते हो तुम भी भाई, same value of electric potential is known as equipotential surface। सारे लोग लिखेंगे भाई, is equipotential surface। अब इसको थोड़ा इससे जान पहचान बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक है ये चार्ज, सपोज करो पॉइंट चार्ज Q है चार्ज, इससे R सेपरेशन पे हम लोग जानना चाहते हैं R1 सेपरेशन पे कितना पोटेंशियल होगा। बोलो रोशन, इस Q चार्ज से R1 सेपरेशन पे कितना होगा पोटेंशियल? कितना होगा पोटेंशियल भाई? सर Q by 4 pi epsilon naught Q upon 4 pi epsilon naught R1। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। तो ये R1 सेपरेशन पे यहाँ पोटेंशियल हो गया। अगर मैं बोलूं कि इससे इधर भी R1 सेपरेशन लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, और इधर R1 सेपरेशन लिया तो वो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा? तो सेम पोटेंशियल होगा कि नहीं? यस सर सेम होगा। सेम पोटेंशियल होगा, इधर भी तो R सेपरेशन है। मतलब ये समझो कि अगर हम लोग, पोटेंशियल तो होता है उस पॉइंट तक लाने का वर्क डन, इनफाइनाइट से लाएंगे तो इनफाइनाइट से यहाँ 2 सेंटीमीटर तक लाए तो जितना वर्क करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से इधर भी 2 सेंटीमीटर तक लाएंगे, इससे 2 सेंटीमीटर तक लाएंगे, उतना ही वर्क करना होगा। इधर भी इनफाइनाइट से लाएंगे तो जैसा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रखा है वैसा ही तो इधर भी किया, वैसा ही इधर भी किया, वैसा ही इधर भी किया। हर तरफ तो सिमेट्रिकल है भाई, हर तरफ आइडेंटिकल कंडीशन है। इसलिए इधर इन्फिनिटी से लाओगे चुपके से तो 10 जूल वर्क करना पड़ा, तो इधर से लाओगे तो भी 10 जूल करना पड़ेगा, अगर इधर भी लाओगे तो भी 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। इसलिए सबका वैल्यू सेम ही होगा, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन से तो मतलब होता नहीं है इसको। इसलिए अगर इस Q को सेंटर समझ करके और R1 रेडियस का एक स्फीयर ले लें तो इस स्फीयर का हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा कि नहीं? सब पे पोटेंशियल सेम होगा तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ये जो स्फेरिकल सरफेस तुम्हें दिख रहा है रेड कलर का, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और अगर इससे हम लोग R2 सेपरेशन पे देखें तो पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और इधर R2 सेपरेशन पे देखें तो यहाँ भी पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और इधर अगर देखें हम लोग R सेपरेशन पे तो ये भी हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इट मींस R2 वाले को अगर हम लोग सेपरेशन को समझ करके और इस सेंटर से होता हुआ अगर एक सरफेस हम लोग ड्रॉ करें, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें, तो इस सरफेस का भी हर पॉइंट सेम पोटेंशियल वाला हो जाएगा। लेकिन ये समझो कि यहाँ तक इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में 10 जूल वर्क करना पड़ा, यहाँ तक चाहे यहाँ तक चाहे यहाँ तक चाहे यहाँ तक, तो 10 वोल्ट हो गया यहाँ का पोटेंशियल। इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 10 से कम कि 10 से ज्यादा? सर 10 से ज्यादा। सर कम करना पड़ेगा। थोड़ा सोच समझ के बोलो भाई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसे है। सर कम करना पड़ेगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और डायग्राम पे ध्यान रखना भाई।
तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट तुम ला रहे हो इन्फिनिटी से, तो यहाँ तक लाए तो 10, यहाँ तक लाए तो 5 जूल वर्क करना पड़ा, यहाँ तक लाए 6 जूल वर्क करना पड़ा, यहाँ लाए 7 जूल करना पड़ा, यहाँ तक लाए 8 जूल वर्क, यहाँ तक लाए 9 जूल वर्क, यहाँ तक लाए 10 जूल वर्क करना पड़ा। तो भाई यहाँ से यहाँ फर्दर तो नहीं लाना है ना, तुम्हें यहीं तक ले जाना है, तो वर्क तो तुम्हारे यहाँ पे कम ही होगा। 6 Yes, जूल हुआ मान लो तो 6 वोल्ट का यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। यहाँ तक लाया 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल, यहाँ तक लाओगे 11 जूल, यहाँ तक लाओगे, क्योंकि ये जो है ना पुश करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब चेस्ट चार्ज को लाओगे पॉजिटिव को, तो ये तो इधर फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, तो ये तो इधर धक्का मारेगा, क्यों ला रहे हो, लेकिन तुम्हें इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगा करके और लाना पड़ेगा, तो तुम्हें वर्क डन पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये तो बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जनरेट कर रखा है, तुम इसको पास लाते रहोगे, तुम जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट कराओगे। इस तरह से यहाँ तक ही 6 जूल वर्क करना पड़ा, या 7 जूल करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में 8 जूल, फिर 9 जूल, फिर 10 जूल, इसलिए यहाँ पे कम हो गया पोटेंशियल। होना भी चाहिए, इससे भी देखो Q/4π R2 is greater than R1, जब ये डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू हो जाए तो वैल्यू कम कर देगा, सो V2 विल बी लेस देन V1। यहाँ है मान लो ये V1 पोटेंशियल वाला और ये वाला है V2 पोटेंशियल वाला, तो V2 है Q/4πε0 R2, so V2 will be less than V1। जितना ज्यादा सेपरेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा पोटेंशियल, और इनफाइनाइट पे जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। V इनफाइनाइट इज जीरो, V इनफाइनाइट तो जीरो होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर देखो ये हाई पोटेंशियल है, इधर क्या है 6 वोल्ट लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हाई टू लो पोटेंशियल, देख रहे हो, हाई टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हाई टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये 10 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का डिफरेंस है, 4 वोल्ट का डिफरेंस है, इधर हाई वोल्ट है इधर लो वोल्ट है। अब यहाँ पे देखो अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं रिलीज करूं तो किधर जाएगा, बताओ भाई रोशन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q0 को रिलीज कर दूं तो ये किधर भागेगा, राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा, सर राइटवर्ड जाएगा सर, राइटवर्ड जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि राइटवर्ड फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, याद है ना ये फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, होता है ना फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। इसलिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगना है, लगता ही है भाई, तो इसका इधर फील्ड इस डायरेक्शन में फील्ड है तो इधर ही फोर्स लगेगा, इधर ही जाएगा। ये निगेटिव चार्ज होता तो हमारा अपोजिट में जाता, मींस पॉजिटिव चार्ज अगर रिलीज करें, इफ पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज्ड देन इट विल मूव किधर, मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट विल मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड which is from high to low या low to high potential, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन वो कौन सा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल होता है ना, इधर हाई पोटेंशियल है इधर लो पोटेंशियल है, which is from, बोलो भाई, हाई पोटेंशियल टू, युवराज बोलो, लो पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव चार्ज रिलीज करोगे तो हाई टू लो अपने आप जाएगा। जिस तरह से पेन को अगर छोड़ दो, टेबल पे रखा हुआ है और पेन गिर जाए, छोड़ दें तो किधर जाएगा, लोअर तरफ जाएगा ना भाई, टेबल पर से पेन गिर जाता है तो किधर जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, इधर हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इधर लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हाई टू लो अपने आप गिर जाता है, लो टू हाई तो नहीं जाता। तो पॉजिटिव चार्ज भी वैसे ही है, हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा।
लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ रिलीज करोगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर पे, उस नेगेटिव चार्ज जो रिलीज करोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। मीन्स नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग फ्री करें तो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, सिमिलरली इफ नेगेटिव चार्ज इज रिलीज्ड, नेगेटिव चार्ज इज रिलीज्ड, तो वो किधर जाएगा बोलो युवराज? सिमिलरली इफ नेगेटिव चार्ज इज रिलीज्ड देन it लो will टू हाई पोटेंशियल जाएगा। it will move from किधर, लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन। हाई पोटेंशियल रीजन मींस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर हुआ? ये डायग्राम फिर से रिकॉल कर लो भाई। एक पॉइंट चार्ज था, इससे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, और पोटेंशियल देखा R1 सेपरेशन पे, तो इधर R1 पे देखें चाहे इधर R1 पे देखें सेम पोटेंशियल था, V1 पोटेंशियल था। तो ये V1 जो पोटेंशियल वाला सरफेस है जो कि 10 वोल्ट वाला है, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस होगा। सिमिलरली दूसरे रेडियस का स्फीयर लिया, लार्जर रेडियस का स्फीयर लिया, तो वहां पे पोटेंशियल Q/4πε0R2 हुआ, और ये R2 होने से यहाँ R2 वैल्यू लार्ज होने से यहाँ लो पोटेंशियल हुआ। तो लो पोटेंशियल ये 6 वोल्ट वाला है, चाहे कहीं भी ले जाओ 6 वोल्ट वाला है ये पोटेंशियल। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और हमारा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रिलीज करोगे तो हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको जरा डायग्राम को प्लॉट कर लो, कर सकते हो तो शॉर्टकट में प्लॉट कर सकते हो। और मैंने लिखा यहाँ पे 2 पॉइंट, क्या 2 पॉइंट लिखा वो भी देखा। पॉजिटिव को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, और नेगेटिव को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, किधर मूव करने का टेंडेंसी होगा। और ये फैक्ट तुम्हें याद भी रखने हैं, याद भी रखने हैं ये फैक्ट, क्योंकि ये आगे काम आएगा। इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इसलिए किधर जाएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सिमिलरली इफ नेगेटिव चार्ज इज रिलीज तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये डायरेक्शन क्या है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल है। इधर तो हमारा लो पोटेंशियल था, इधर हमारा हाई पोटेंशियल था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई टू लो होता है। नेगेटिव चार्ज को रिलीज करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज जाएगा लो टू हाई पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो भाई तरुण, यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बता दे भाई, इतना धीमा आवाज में मत बोल। क्लियर है सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब इसके आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखो एक प्रॉपर्टी तुम्हें हजम हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, तो हमारा ये स्फेरिकल सरफेस है तो परपेंडिकुलर ही है ना, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ये भी समझ गए। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन, एक और कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन, जरा ये दिखाऊं। ये तो सुना होगा कि वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बट ग्रेविटेशन वाला रिकॉल करो फॉर्मूला। मान लो ब्लॉक को उठा करके यहाँ से यहाँ ले गए और हमने वर्क किया mgh, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज mgh। तो ये जो mgh वर्क डन होता है, इसको बोल सकते हैं ना, यहाँ पे आकर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग ए मास, वर्क डन इन मूविंग ए मास, m मास को हमने उठाया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन अगेंस्ट मूविंग द मास 1 से 2 पे ले जाते हैं, 1 से 2 पोजीशन पे ले जाते हैं, इनिशियल से फाइनल पे ले जाते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन ही तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट
एनी कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया भी था। वर्क अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, इसीलिए तो इसका नाम कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर होता है। तो नोट का पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका प्रूफ जो है ना वो आगे के 2-3 क्लास में आएगा। नोट नंबर 1 ये कि वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें ये पॉइंट और डिटेल में आएंगे। फिलहाल इसका यूज करना है रिलेशन को समझने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इसलिए मैंने ये नोट नंबर 1 लिखवा दिया। अब नोट नंबर 2 लिखेंगे। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वैसे ही ग्रेविटेशनल में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इनटू पोटेंशियल। कोई मास पी पॉइंट पे रखे हैं तो पी पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो मास को, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ये एक रिलेशन है, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये रिलेशन प्रूव्ड होगा नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में, टू बी प्रूव्ड इन नेक्स्ट क्लास और उसके नेक्स्ट क्लास में। ये 2 चीज आपको अभी के लिए तो माइंड में सेट करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग अभी एक इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो ये 2 चीज आपको ध्यान रखने हैं। बोलो भाई, ये माइंड में सेट हो गया? पहला वाला तो ऑलरेडी सेट है कि वर्क डन जब भी करेंगे हम लोग, चाहे ब्लॉक उठाने में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या चार्ज को डिस्प्लेस कराया तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, जब भी वर्क करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो तुम्हारा वर्क डन है। अगर ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल, ऐसे कंडीशन में आ गया पोटेंशियल एनर्जी 120 जूल, तो 20 जूल ही तो तुमने वर्क किया, वही स्टोर हो गया। बोलो ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी जो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, जहां पे चार्ज को रखा गया है। ये 2 रिलेशन याद रहेगा अभी के लिए रोशन? यस सर। ये 2 रिलेशन याद रखेंगे हम लोग, इसका प्रूफ आगे के 1-2 क्लास में आ जाएगा। चलो इसको अब साइड करें हम लोग और जरा इस पे वापस आए। तो देखो मैंने इसके नीचे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ प्रॉपर्टी अभी समझे हैं। तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज, तो ये कैसे, इसको समझा जाए। नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, अगर हम लोग एक चार्ज को मूव कराएं तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मूव कराते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है, देखो कोई भी चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क डन होगा। अभी देखा था हम लोगों ने, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, बोलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिखा था ना भाई? बोलता ही नहीं है यस सर, युवराज, बोलो। लिखा था। लिखा था ना, तो बोलते चल भाई, थोड़ा एनर्जी मुझे भी मिलता रहे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमें दिखाना है कि ये 0 होता है। कैसे? तो वर्क डन तो भाई ये होता है, और हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी भी बोला था चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल, जहां पे रखा गया था वहां का पोटेंशियल। ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स वर्क डन हो गया एक्सटर्नल एजेंट जब चार्ज को मूव करेगा, तो ये हो गया Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल।
और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मूव करें, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो भाई यहाँ पे अगर V1 है पोटेंशियल, तो यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, तो यहाँ भी V1 है, या V0 यहाँ, तो V0 यहाँ भी है, V0 यहाँ भी है, V0 यहाँ भी है, सब मान लो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट पे हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है अगर 8 वोल्ट है तो 8 ही वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट है तो 10 ही वोल्ट रहेगा। तो अगर मैं यहीं पे इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक A पॉइंट हो और एक B पॉइंट हो और हमने एक चार्ज को ऐसे मूव करा दिया, तो वर्क डन कितना होगा भाई? तो वर्क डन होगा A से B पे मूव कराए हो, जिस चार्ज को मूव कराए वो फाइनल पॉइंट B पॉइंट, इनिशियल पॉइंट A पॉइंट, Q इंटू V फाइनल पॉइंट का माइनस V इनिशियल पॉइंट का। तो तुम्हें पता है भाई कि दोनों तो VA और VB दोनों तो सेम ही होंगे क्योंकि वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा Q इंटू V0 माइनस V0, V0 माइनस V0, तो मिल गया क्या? 0। इसलिए बोल सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0, दैट इज नो वर्क डन। ठीक है, बोलो भाई आदित्य। ठीक है सर। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले भाई। तनिष्का, तरुण बोलो। ठीक है, ये समझ गए? यस सर। चल गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये तो भाई सबको पहले ही से हजम हो चुका है, हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज हो तो इसके फील्ड लाइन ऐसे होंगे, तो ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो, यही भी देखा था हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। ये R रेडियस वाला इक्विपोटेंशियल या R2 रेडियस वाला, कोई R3 रेडियस वाला, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो पहले ही से हजम है तुम्हें। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या लिखा है। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर और क्राउडेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड। स्ट्रॉन्गर फील्ड के पास ये स्ट्रॉन्गर फील्ड के पास ये क्राउडेड होता है। मतलब ये है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें ऐसे मिल जाए कि ये भाई, ये समझो 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगर मान लो 20 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगर 30 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लें A पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ ले लें B पॉइंट, तो जहां क्राउडिंग है ज्यादा वहां फील्ड होगा स्ट्रॉन्गर। EA इज ग्रेटर देन EB। ठीक है, अब ये क्यों होगा ये नहीं समझ में आया होगा, यही ना। तो ये रीजन इसका क्लियर होगा जब हम लोग समझेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन सेपरेशन। मतलब यहां से मान लो कहीं से कहीं जाते हैं, देखो ये रिलेशन है, ये रिलेशन तो एक क्लास ले लेगा पूरा, ये रिलेशन ही पूरा एक क्लास लेगा, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल जो आने वाला है। फिलहाल यहाँ देखो, ए पॉइंट के पास यहां से यहाँ 2 सेंटीमीटर गए, पोटेंशियल 20 से 10 हो गया। देखो 2 सेंटीमीटर गए यानी कि डेल्टा R 2 सेंटीमीटर रखा, तो यहाँ 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। ध्यान देना सारे लोग, यहां से यहां जाएं अगर, तो सिर्फ हमने 2 सेंटीमीटर मूव किया और ये 20 वोल्ट वाले से 10 वोल्ट पे चले गए, मींस 10 का डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, 2 सेंटीमीटर मूव किया तो ये रेशियो का कुछ वैल्यू आएगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो। अब यहाँ B पॉइंट के पास अगर देखा जाए तो यहां से यहां जा रहे हैं 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये समझ सकते हो ना कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखोगे अगर B पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ये 4 सेंटीमीटर, अगर EB निकालना चाहें तो हमारा यहाँ से यहाँ जाने पे 10 का ही डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल में, लेकिन जाना पड़ रहा है 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ कि ये वैल्यू लार्ज कि ये वैल्यू लार्ज। यहाँ ए पॉइंट पे निकाल रहे हो तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मिल रहा है। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 सेंटीमीटर चलना पड़ा। यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बी पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर चलना पड़ा। तो कौन वैल्यू लार्ज हुआ? ये वैल्यू लार्ज है ना। ये 10 डिवाइडेड बाई 4 है, ईबी 10 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2 है। रिलेशन अभी नहीं समझे हैं, रिलेशन आएगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यूज करने पड़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। तो अभी इस रिलेशन का मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं। ये रिजल्ट कहता है कि भाई मूव करो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मूव करो और देखो अगर क्राउडिंग ज्यादा है इसका मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस चलने पे ही तुम्हें 10 वोल्ट का डिफरेंस मिल रहा है। ज्यादा होगा सेपरेशन, क्राउडिंग कम है, सेपरेशन ज्यादा है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस चलोगे तब जाकर के 10 वोल्ट मिलेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 किया तो वैल्यू लेस हो गया। सो ईबी इज लेस देन ईए। मतलब जहां क्राउडिंग ज्यादा होगा, पास पास होंगे, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा, दूर रहोगे कम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा। तो बोलो भाई ये बात क्लियर हुआ? तरुण बोलो भाई। युवराज, यस सर। युवराज समझे या डाउट है? सर समझ गया। समझ गया। पर क्या? पर कुछ भी नहीं है सर। हाँ, पर कुछ भी नहीं है ना। मैं मुझे पर ही चाहिए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। किसी के मन में अगर कोई पर है तो वो बताए। रिया बोलो। पर ये रिलेशन, पर ये रिलेशन कहाँ से आया, यही ना? तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये रिलेशन आएगा अगली क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली अगली ही क्लास में आएगा। तो अभी के लिए तो ये मान लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन। सेपरेशन जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले हैं, वो वाला सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चले, ऐसा बोले, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर चले। सीधा सा मतलब है क्राउडिंग ज्यादा। ये आगे जब रिलेशन पढ़ोगे तो इजीली समझ जाओगे। क्राउडिंग ज्यादा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था क्राउडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वही होता है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होगा वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वैसे ही यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी बोल सकते हो कि जहां ज्यादा क्राउडिंग होगा वहां स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। वो इस रिलेशन से मैंने दिखाया। देख रहे हो 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर थोड़ा ही डिस्टेंस चलते हैं पोटेंशियल में 10 का डिफरेंस मिल जाता है। छोटा सा ये वैल्यू 10 का डिफरेंस, यहाँ बड़ा वैल्यू तब 10 का डिफरेंस। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2 है। सो EA इज ग्रेटर देन EB। तो जहां भी क्राउडेड वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब फोर्थ पॉइंट दिखाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। ये कैसे भाई? ये कैसे प्रूव करेंगे? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। 3 बार बोलेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, एक 10 वोल्ट वाला है, एक 20 वोल्ट वाला है, इंटरसेक्ट हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेगा नहीं भाई सब पे तो 10 वोल्ट है, मेरा इस सब पे 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। इधर वाला बोलेगा कि नहीं भाई मेरा तो 20 वोल्ट वाला है, सारे पॉइंट्स पे 20 वोल्ट। तो अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो वीपी पे 10 वोल्ट होगा या 20 वोल्ट होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। पोटेंशियल का डेफिनेशन कहता है कि 1 पॉइंट 1 पोटेंशियल। पोटेंशियल जो भी होगा एक फिक्स्ड होगा, वैल्यू जो भी होगा एक पॉइंट के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो किसी पॉइंट पे तुमने निकाला, किसी पॉइंट जो पॉइंट चार्ज से मान लो 8 सेपरेशन पे है, ये पॉइंट P, तो भाई यहाँ पोटेंशियल Q/4πε0R होगा, जिसका वैल्यू मान लो आ गया 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट होगा। यहाँ 20 वोल्ट कैसे आ सकता है? 10 और 20 दोनों तो नहीं आएगा ना। तो एक पॉइंट एक पोटेंशियल,
और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंटरसेक्ट होने का मतलब है कि आप बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल, जो कि एक पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू होता है, एक पॉइंट पे एक वैल्यू, इस एक पॉइंट पे 10 वोल्ट, इस एक पॉइंट पे 10 वोल्ट, इस एक पॉइंट पे 10 वोल्ट, मतलब एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। लेकिन बहुत सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो सकते हैं। देयर मे बी मेनी पॉइंट्स ऑन विच पोटेंशियल विल बी सेम। एक ही पोटेंशियल बहुत सारे पॉइंट पे हो सकता है, बट एक पॉइंट पे बहुत सारे पोटेंशियल नहीं हो सकते। एक पॉइंट पे बहुत सारे पोटेंशियल नहीं हो सकते, बहुत सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो सकते हैं। वही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है। समझ में आया बात? नहीं समझे? जो भी ग्राफ खींचते हो y और x में, तो y का वैल्यू मान लो 2, तो y का वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आया 2, x इक्वल टू 4 पे भी आ गया 2, x इक्वल टू 5 पे भी आ गया 2। ऐसा पॉसिबल है, बट एक ही x पे बहुत सारे y आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा फंक्शन डिफाइन नहीं होता कि एक x पे बहुत सारे वैल्यूज y के हो जाएं। चलो ये तो मैथमेटिकल बात होगी। फिलहाल ये है कि पोटेंशियल इज पॉइंट फंक्शन, टू पॉइंट्स नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, because if they intersect there will be two value of equipotential, two value of potential, which is impossible as per definition। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी बन गया। मैं लिख करके और फोटो खींच के भेज दूंगा तुम्हें, बट ये पॉइंट तो समझ गए। इस तरह से दिखा देंगे दो पोटेंशियल और बोलेंगे कि two equipotential surface never intersect, because if they intersect there will be two value of potential at the point of intersection, which is impossible as per the definition of potential, uniqueness of potential, one point one potential concept fail हो जाए। और फिफ्थ है शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज। शेप भी जो है वो अलग अलग होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं भाई। तो अभी हम लोगों ने देखा था शेप के बारे में, तो शेप था, देखो मैं दिखाता हूँ शेप के बारे में थोड़ा सा। देखो एक पॉइंट चार्ज हो, तो पॉइंट चार्ज के लिए शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पता लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और हमें पता है प्रॉपर्टी की भाई इसके परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो परपेंडिकुलर समझते हुए दिखा दो, कहीं भी शुरू करना है परपेंडिकुलर चलो। अब इधर देख रहे हो ऐसे फील्ड लाइन है तो इससे परपेंडिकुलर हो जाने हैं भाई, तो परपेंडिकुलर हो जाने हैं, परपेंडिकुलर हो जाने हैं, परपेंडिकुलर हो जाने हैं। तो ऐसा शेप मिला तुम्हें और ये स्फेरिकल बन गया। स्फेरिकल ही होगा तो ही परपेंडिकुलर हो पाएगा, तो इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। शेप पॉइंट चार्ज के लिए जब भी होगा तो वो होगा कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो होगा कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाला डिफरेंट रेडियस के स्फीयर्स विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये बात अलग है कि ये वाला 6 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है, तो ये 10 वोल्ट का है, तो ये हो सकता है 12 वोल्ट का हो, बट कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। अगर मान लो लीनियर चार्ज है, ध्यान देना, अगर लीनियर चार्ज है ऐसे चार्ज वायर, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो जानने के लिए तुम इसके फील्ड लाइन को देखो और उसके परपेंडिकुलर सरफेसेस बनाने होंगे। इसका फील्ड लाइन तो भाई इधर भी निकलता है, इधर भी निकलता है, इधर भी निकलता है, इधर भी, और इधर भी निकलता है, तो इधर भी निकलता है। फील्ड लाइंस इस तरह से होते हैं इसके। यहाँ पे देखोगे तो भी फील्ड लाइंस इधर भी निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, इधर आएगा तो इधर भी, ऐसे करके फील्ड लाइन एक्सिस से अवे चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो तुम्हारा होगा वो होगा सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों भाई? देखो इस वाले वायर से आर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, कुछ पोटेंशियल है, तो भाई इनफाइनाइट से यहाँ भी आर तक लाओगे तो उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, इधर भी आर तक लाओगे इनफाइनाइट से तो उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, इधर लाओगे उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, इधर लाओगे उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ भी लाओगे उतना ही पोटेंशियल, उतना ही पोटेंशियल। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लें इस सिलेंडर के सरफेस पे,
इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, इन सब पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि इधर देखो आर डिस्टेंस पे, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, सिमेट्रिकल कंडीशन, इसलिए इनफाइनाइट से कहीं भी सरफेस पे लाओगे सेम पोटेंशियल पाओगे। सो शेप विल बी सिलिंड्रिकल इन केस ऑफ लीनियर चार्ज। और अगर ये स्फेरिकल चार्ज हो तो, स्फेरिकल चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज की तरह स्फेरिकल चार्ज में भी स्फेरिकल ही रह जाएगा। अगर ये स्फेरिकल चार्ज हो तो ऐसा फील्ड लाइन मिलेगा हमें, सरफेस से बाहर बाहर निकलेगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सर्कल हो जाएगा, सर्कल ही होगा। पॉइंट चार्ज स्फेरिकल चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फेयर्स, पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज हो, उसके लिए जो सरफेस होगा कंसेंट्रिक स्फेयर्स, कंसेंट्रिक स्फेयर्स होंगे, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेयर्स। और लीनियर चार्ज के लिए हो गया कैसा भाई, तो सिलिंड्रिकल हो गया, लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल। और जब वेरी डिस्टेंट हो जाए चार्ज, वेरी वेरी डिस्टेंट चार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो गया, तो चाहे ये चार्ज कैसा भी हो, देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होने का मतलब है कि इससे और लार्ज डिस्टेंस पे चले जाए तो और बड़े रेडियस का सिलेंडर होगा, और बड़े रेडियस का सिलेंडर होगा भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, और बड़े रेडियस का होगा, और ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो और बड़ा रेडियस होगा। समझो कि न्यूयॉर्क में रखा हुआ है ये इनफाइनाइट वायर, वर्टिकल चार्ज लीनियर वायर, और तुम दिल्ली में देख रहे हो भाई, दिल्ली में कैसा होगा, तो एक यहाँ पे दिल्ली में और यहाँ है न्यूयॉर्क, तो इतना बड़ा रेडियस है, तो ये जो कर्ड सरफेस होगा ना सिलिंड्रिकल सरफेस, ये ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस की तरह लगेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा है, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होने लग जाए तो वो बनता है प्लेन सरफेस, इतना तो सबको पता होगा। अगर ये ऐसे कर्ड हो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, जिसका ये पार्ट होगा, लेकिन जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम हो जाए तो ये ऐसा होगा, और कम हो जाए ऐसा होगा, और कम हो जाए तो ऐसा होगा, इस तरह से होता रहेगा भाई। लेकिन अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाए तो ये ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस हो जाएगा। तो एट वेरी डिस्टेंट चार्ज equipotential surface will be planar। equipotential surface कैसा हो जाएगा, तो वो प्लेनर हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि वेरी लार्ज डिस्टेंस, मान लो पॉइंट चार्ज ही है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे इसका फील्ड लाइंस देखो जरा, फील्ड लाइन ऐसे 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 चल रहा है फील्ड लाइन, ऐसे हैं इसके फील्ड लाइन, ठीक है। अब अगर हम लोग वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं और एक छोटा सा एरिया लें ऐसे, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं दिखेगा, इसके फील्ड लाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म जैसा नहीं दिखेंगे, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है, पास में नहीं है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे। जैसे हम लोगों का मान लो सन है, सन अपना लाइट रे थ्रो करता है, हम लोग अर्थ लेके यहाँ पे हैं, अर्थ है यहाँ पे, तो हमें पैरेलल लाइट रेज मिलते हैं ना, पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओगे तो पैरेलल फील्ड लाइंस मिलेंगे, पैरेलल, और पैरेलल के जब परपेंडिकुलर लेंगे सरफेस तो यही तो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेनर। अगर यहाँ पे बोला जाए कि ठीक है भाई छत पे तुम चले जाओ और सनलाइट के परपेंडिकुलर रखना, तो तुम्हें कर्व रखने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर को प्लेन रख करके काम चलाओगे, क्योंकि तुम्हें जो लाइट रेज मिलेंगे ना वो ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्टेंस है सन का अर्थ से, कि प्लेनर तुम्हें इस तरह से मिलेंगे, पैरेलल इक्विडिस्टेंट पैरेलल, इस तरह से लाइट रेज मिलेंगे, और इसके परपेंडिकुलर रखोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पाओगे, वो प्लेनर हो जाएगा। ये समझ में आया। शेप पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। तो प्लेनर कब बनेगा भाई, प्लेनर शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस का कब बनेगा वेरी युवराज? लार्ज डिस्टेंस पे सर, जब वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस हो जाए, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या लीनियर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, और मतलब हो गया प्लेनर सरफेस। तो शेप के बारे में भी समझ गए, शेप के बारे में समझ गए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस is submetric spheres for point charge
एंड किसके लिए, एंड स्फेरिकल चार्ज। स्फेरिकल चार्ज के लिए तो ऐसे, लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल और लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल। ठीक है भाई यहां तक। Yes, sir. एट वेरी वेरी, फॉर ऐसा लिख देता हूं, फॉर वेरी वेरी डिस्टेंट चार्ज, तो चार्ज चाहे पॉइंट हो या लीनियर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी प्लैनर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज फील्ड लाइंस, बिकॉज फील्ड लाइंस जो होंगे, बिकॉज फील्ड लाइंस विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल, यूनिफॉर्म की तरह होंगे, पैरेलल फील्ड लाइंस होंगे, इसलिए प्लैनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लैनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लैनर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, युवराज बोलो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतुल समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा सर थोड़ा बहुत तो। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई, फील्ड जब पढ़े रहोगे तभी इधर पोटेंशियल होता है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे तो फोन पे बात करूंगा। तान्या कुछ समझ में आया? तान्या बोलो। माइक ऑन करके बताओ भाई। तान्या क्लियर है या कोई डाउट है? यस सर। तुम भी फोन करना 9 बजे से पहले तक में। ओके सर। हाँ 9 बजे से पहले फोन करना। अभी कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के आगे हम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल बता दें। थ्योरेटिकल तो बता ही देता हूँ, 5 मिनट टाइम रह गए हैं, शायद 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं रिलेशन बता देता हूँ फील्ड एंड पोटेंशियल में, लेकिन मजा नहीं आएगा। चलो एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। फ्रॉम वन पॉइंट, तो तुम बताना भाई, इसे ये समझो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इफ यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, as shown, as shown, then W1 W2 fill in the blank करना है, greater than, less than और equal to से। ये है एक 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट नहीं देते हैं, 40 वोल्ट देते हैं सीधा, 40 वोल्ट। और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हम लोग एक बार मूव किए ऐसे, और एक बार मूव किए, ये फर्स्ट पाथ है, इधर से W1 वर्क डन हुआ और इधर से ये W2 वर्क डन हुआ, तो बताने हैं, क्वेश्चन है ये। बताओ भाई। सर इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा? यस सर। इक्वल रहेगा तो कितना रहेगा?
शून्य, 0। इक्वल रहेगा तो 0 रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन जो होता है, जिस चार्ज को भी मूव कराओ, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है 20 वोल्ट VB, इनिशियल पॉइंट मींस VA, और यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये भी हमारा 20 वोल्ट है, 20 माइनस 20 हो गया 0, इसलिए वर्क डन भी हो गया 0। और इसको पाथ से इंडिपेंडेंट होता है भाई, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फोर्स है ना भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स या बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। इसलिए पाथ से तो कोई मतलब ही नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस हिसाब से तो ये समझ गए हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता दे भाई। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने हैं, ये बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इज इक्वल टू, जिस चार्ज को मूव कराना है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनली किस पॉइंट पे ले गए वहां का पोटेंशियल, इनिशियली किस पॉइंट पे था वहां का पोटेंशियल। ठीक है, अब चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, 2 मिनट टाइम बचता है अभी, तो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। ए से बी ले गए, बी से सी ले गए, वर्क डन फॉर A to B, वर्क डन फॉर B to C। आपको बताना है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, और C to A भी गए। चलो, तो वर्क डन C to A का भी बताने हैं। बोलो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0, ये बताने। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। बहुत इंपॉर्टेंट। आता है ये 2 मार्क्स का, मान लो क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लो। तरुण कितना आया? कौन आया पहला वाला बताओ। A to B में वर्क डन कैसा? फिल इन द ब्लैंक। चलो फर्स्ट वाला बता दूं, युवराज पहला वाला बता दूं क्या? बता दो सर। सोचो जल्दी भाई, सोचो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम किधर? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये तो सबको मालूम है, अभी देखा था प्रॉपर्टी, ये तो होता ही है। इसका मतलब समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो इसका मतलब इधर समझो कि पॉजिटिव चार्ज है, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, तभी ना ऐसा फील्ड लाइन है। बोलो, अरे भाई इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, इधर नेगेटिव, समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा डायरेक्टेड होता है हाई टू लो पोटेंशियल, मतलब इधर हाई पोटेंशियल है, इधर समझो 2 वोल्ट है तो इधर 4 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है समझो, तो इधर 8 वोल्ट है समझो, इधर हमारा 10 वोल्ट है तो इधर 12 वोल्ट है, इधर 14 वोल्ट है, इस तरह से चलेगा भाई।
बोलो ये क्लियर है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है ना, ये तो देखा था ना अभी, पॉइंट चार्ज देखा था ना, पॉइंट चार्ज का ऐसे फील्ड लाइन था, और यहाँ पे देखा था ये वाला, और ये वाले में ये हाई पोटेंशियल और उधर लो पोटेंशियल, क्योंकि ये Q/4πε0 R1 होता था, इधर क्या होता था Q/4πε0 R2 होता था, R2 लार्जर होने से पोटेंशियल लो हो गया, सो इधर लो पोटेंशियल, इधर है अपना हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल है दूसरी तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल है दूसरी तरफ हाई पोटेंशियल है। तो फील्ड लाइंस हमेशा डायरेक्टेड होता है, फील्ड लाइंस हमेशा डायरेक्टेड होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो अब ए से बी गया, देखो ये 12 वोल्ट है, ध्यान देना जरा, ये 12 वोल्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो प्रॉपर्टी भी पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये वाला जो है ना वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, और ये देख रहे हो यहाँ पे मान लो ये 7 वोल्ट का है तो ये भी 7 वोल्ट पे है, 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 और ये भी 7 वोल्ट पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो तुम यहाँ से गए, यहाँ ए से बी गए, मीन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गए, तो लिखेंगे चार्ज इनटू, ए से बी गए तो VB माइनस VA, ऐसा लिखेंगे VB माइनस VA। अब B तो हमारा देख रहे हो ये लो पोटेंशियल पे है, इधर हमारा हाई पोटेंशियल है, हाई टू लो पोटेंशियल, इधर हाई है इधर लो है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो VB इज लेस देन VA, ए पॉइंट का पोटेंशियल जो यहाँ VA है वो ज्यादा पोटेंशियल है, इधर कम पोटेंशियल है, तो VB लेस देन है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। बोलो युवराज क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है सर। अब दूसरा तो बता दो कम से कम, B से सर C ले जा इक्वल रहे टू हैं, 0 होगा दूसरा। हाँ दूसरा हो जाएगा VC माइनस VB, और VC और VB दोनों सेम पोटेंशियल पे 7 वोल्ट पे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तीसरा पॉजिटिव क्योंकि होगा यहाँ सर। पे VC इज इक्वल टू VB मिला, और तीसरा क्या है भाई, C से ले गए हैं A पे, तो Q इंटू फाइनल पॉइंट है A और इनिशियल पॉइंट था C, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो VA इज ग्रेटर देन VC, VA तो हमारा ग्रेटर देन VC है भाई, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो पॉजिटिव। जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई न्यूमेरिकल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर।